गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखो, आज जो चैप्टर है वो मेरे भाई समाप्ति की ओर है। मतलब कि आज चैप्टर खत्म हो जाने वाला है, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जहां तक उम्मीद है वो 100% है। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाता, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही बच रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं पहले एक बार क्या करूंगा, पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद में देखो तुम्हारी मतलब जो भी एक क्लास या दो क्लास होगी, मैं चैप्टर को रीड कराऊंगा, प्रश्न उत्तर उस तरीके से करेंगे, संडे के दिन इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखो मेरी याद है खूब अच्छे तरीके से कि मैंने पिछले मतलब जो चौथा चैप्टर था और पांचवें चैप्टर था, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं कराए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मतलब जो पहले आए हुए हैं वो क्वेश्चन नहीं कराए हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस संडे में एक एक करके तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं या मतलब जो पिछले सालों का क्वेश्चंस है उनको लेके आऊं। ठीक है मेरे भाई, चलो आज हम जो बात करेंगे, आज हम देखो ग्रंथियां पढ़ रहे थे और ग्रंथियों में हम पढ़ रहे थे अंडाशय। क्या पढ़ रहे थे? अंडाशय, जिसको हम ओवरी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ओवरी बोल रहे थे। सर किस क्या बोल रहे थे मेरे भाई? ओवरी बोल रहे थे। ब्लर हो रहा है। हाँ, चलो बताते जाएंगे एक बार कि सर कैसे, आप कैसे हैं, बताते जाएंगे सभी कि हाँ सर हम अच्छे हैं, भले हैं, जैसे भी हैं। ठीक है मेरे भाई, हाँ। और हाँ भाई, तुम्हारा कोई भी भाई बंधु, तुम्हारा जो भी मित्र, सखा, बंधु, भाई जो भी है, तुम्हारा जूनियर जो भी है, तो बता देंगे कि 11th की ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 2 क्लासें हो चुकी है। तीसरी क्लास में मैं उसके चैप्टर्स, जो चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन थे, बाहर के क्वेश्चन थे, वो सारे मैं कराने वाला हूँ। ठीक है मेरे भाई, और अगली बात क्या, अगली बात ये कि अभी जल्द ही और क्लासेस भी आने वाली है। ठीक है, हाँ, मैथ की डिमांड बहुत ज्यादा है मेरे भाई, मैथ की क्लास भी जल्द ही आने वाली है, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तुम्हें उम्मीद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उम्मीद रखा करो मेरे भाई। उम्मीदों पे ही तो हौसले टूट जाते हैं, उम्मीदों पे ही हौसले टूट जाते हैं, उम्मीदें होती ही तोड़ने के लिए हैं गुरुजी। और आप हमसे उम्मीद करवा रहे हो, फिर आप तोड़, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो फालतू बात ना करते हुए आज हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। और हम देखो यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे अपन ने क्या क्या पढ़ा था। देखो मेरे भाई, हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, हमने यहाँ से पढ़ा था अग्नाशय ग्रंथि से, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ग्रंथियां एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य। देखो मेरे भाई, यहाँ पे हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, ये क्या करती है? हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है। पीनियल ग्रंथि क्या करती है? इसको जैविक ग्रंथि भी कहते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो नींद लाने में सहायता करता है। अब नींदों में क्या हो जाती है? आंखें बंद हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे आंखों के बीच में होती है मेरे भाई। कहाँ होती है? आंखों के बीच में होती है। और ये आंखों के बीच में रहती है तो ऐसी लगती है जैसे आंख है। क्या है? तीसरी आंख, इसलिए इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई? तीसरी आंख भी कहा जाता है। फिर आ जाता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड को हम बोलते हैं अवटू और पैराथायराइड को बोलते हैं पैरा अवटू। क्या बोलते हैं? पैरा अवटू बोलते हैं। अच्छा, थायराइड ग्रंथि की बात करें, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ध्यान से समझ लेंगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि गुरुजी थायराइड है। अच्छा, तो सबसे छोटी कौन सी होगी गुरुजी? पीयूष ग्रंथि। कितने ग्राम की? 0.6 ग्राम की। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी है। देखो मेरे भाई, आवाज, ऑडियो, वीडियो सारी चीजें क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है? बताएंगे सभी, क्लियर आ रही है क्या? ठीक है, अब दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? हाँ गुरुजी, दिख रहा है। तो देखो मेरे भाई, थायराइड जिसको हम आउटो ग्रंथि बोलते हैं, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये किस रंग की होती है? गुलाबी रंग की तथा एच आकार की होती है। कैसी होती है? गुलाबी रंग की तथा एच आकार की होती है, जो कि गर्दन के पास स्थित होती है। इस ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो रक्तचाप मतलब कि बीपी को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी के कारण यह ग्रंथि थायरोक्सिन बनाना क्या कर देती है मेरे भाई? आयोडीन की कमी के कारण क्या हो जाती है? मतलब क्या हो जाती है? सूज जाती है, मतलब कि फूल जाती है। और इस बीमारी को ही हम घेंगा रोग बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग बोलते हैं, ग्वाइटर बोलते हैं। पैराथायराइड पैराउटू, यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करती है मेरे भाई। किसको नियंत्रित करती है? कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को। ठीक है, तथा यह थायराइड के पीछे स्थित होती है। कहां स्थित होती है? थायराइड के पीछे। थायराइड के पीछे, पीछे का मतलब पैसे, पैराथायराइड, ध्यान रखेंगे। थायराइड हो गया और पीछे, पैसे पीछे, पैसे पैरा, तो पैराथायराइड कहां होगी? थायराइड के पीछे। ठीक है, किसको नियंत्रित करेगी? ब्लड में जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसको नियंत्रित करेगी। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। अगली आ जाती है थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि वक्ष गुहा मतलब कि छाती में पाई जाती है। इसका कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है, परंतु यह 15 वर्ष के बाद कार्य करना क्या कर देती है मेरे भाई? बंद कर देती है। मतलब कि 15 साल तक ही काम करती है, 15 वर्ष के बाद में ये काम करना बंद कर देती है मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ आगे। आगे आ जाएंगे, हमने पढ़ा अग्नाशय ग्रंथि, तो इसका मुख्य कार्य ग्लूकोज का नियंत्रण करना है मेरे भाई। किसका नियंत्रण करना है गुरुजी? ग्लूकोज का नियंत्रण करना है। तो मेरे भाई ये देखो ध्यान से समझ लेंगे, किस रंग की होती है? हल्के पीले रंग की।
हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है, जो कहाँ होती है गुरुजी? पेट के नीचे। अमाशय और अग्नाशय, ध्यान रख लेंगे कि अमाशय के पास में स्थित होती है, मतलब कि अमाशय के नीचे स्थित होती है अग्नाशय। ठीक है, आगे आ जाओ। यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उचित मात्रा में इंसुलिन का स्रावन नहीं होता, तो मेरे भाई इससे हो सकता है तुम्हारे क्या? मधुमेह, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, आ जाओ। एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है? यह ग्रंथि जो होती है वो दोनों वृक्कों के ऊपरी हिस्से पर क्या होती है? स्थित होती है। ऊपरी सिरे पर क्या होती है मेरे भाई? स्थित होती है। ठीक है, अब ये एड्रिनल है। कौन सी है? एड्रिनल। अगर एड्रिनल है तो कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी गुरुजी? एड्रिनलिन करेगी। कौन सी करेगी? एड्रिनलिन। ध्यान रख लेंगे, ऐसे एड्रिनल, ऐसे इमरजेंसी, ऐसे एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि कहां होगी? दोनों वृक्कों के ऊपर स्थित होगी। ठीक है, दोनों वृक्कों के ऊपरी सिरे पर स्थित होगी। इसको आपातकालीन ग्रंथि भी कहा जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है और यह हार्मोन क्या करता है? बीपी को नियंत्रित करता है। तो बीपी को कौन कौन से हार्मोन नियंत्रित करते हैं गुरुजी? बीपी को दो हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन और थायराइड हार्मोन, ये दोनों क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मेरे भाई। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है, इस एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो, मतलब कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। अधिवृक्क जो होता है, अधिवृक्क जो होते हैं मेरे भाई, इनसे कौन सा हार्मोन निकलता है? रेनिन हार्मोन निकलता है, जो कि ब्लड प्रेशर करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अतः रक्तचाप को नियंत्रित करने में अधिवृक्क, मतलब एड्रेनलिन, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड दोनों क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस एड्रिनल ग्रंथि को ही अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। आगे आ जाओ मेरे भाई। पीयूष ग्रंथि, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, यह हमारे मस्तिष्क के आधार तल में पाई जाती है। यह हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है, अतः इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? टीएचएस, थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन को मतलब थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए क्या करता है? उत्तेजित करता है। जब थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन नहीं बनता। इससे जो बीमारी होती है उसको हम घेंगा बोलते हैं। घेंगा को ग्वाइटर भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ग्वाइटर भी बोलते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे। देखो, फिर हमने पढ़ा एसपीएच। एसपीएच का मतलब है स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन हार्मोन। यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से बोनापन और अधिकता से व्यक्ति लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर कमी है, इस एसपीएच की अगर कमी है मेरे भाई, तो व्यक्ति बोना हो जाएगा, और अगर अधिकता है तो आदमी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तुमने देखा होगा कोई कोई तो ज्यादा लंबा चला जाता है, कोई टिकता रह जाता है, कोई ऐसे ऊंट जाता है। कहते हैं ना, ऊंट होगा तो सुधर जा है मेरे भाई। तो देखो, तो अधिकता से क्या हो जाएगा? अधिक लंबा हो जाएगा। अब आ जाता है एलटीएच। एलटीएच का मतलब है ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन। यह ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर दूध के श्रावण में सहायक होता है मेरे भाई। किस सहायक होता है? दूध के श्रावण में। जनन ग्रंथियां की बात करें तो ऐसी ग्रंथियां जो जनन क्रिया में भाग लेती हैं, जनन ग्रंथियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जनन ग्रंथियां, जिसको हम गोनेड ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनेड ग्लैंड भी बोलते हैं भाई। अब आती है इसमें अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय ग्रंथि क्या होती है? बालिकाओं के शरीर में, ध्यान से समझेंगे। वृषण जो ग्रंथि होती है वो बालकों में पाई जाती है, मतलब कि पुल्लिंग में पाई जाती है, ऐसे समझेंगे। पुरुषों में पाई जाती है, और जो अंडाशय है ये महिलाओं में पाई जाती है। तो बालिकाओं के शरीर में यौवनावस्था में होने वाले परिवर्तन इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के द्वारा ही होता है। ये हार्मोन निम्न होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? ध्यान से समझेंगे। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्ट्रोन, और एक होता है मेरे भाई रिलैक्सिन। क्या होता है? रिलैक्सिन। देखो ध्यान से समझेंगे, पहला लिखेंगे अपन, पहला लिखेंगे मेरे भाई। अब टाइम बर्बाद ना करते हुए, नहीं चैप्टर ही नहीं। हाँ, चलो लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे। पहला क्या लिखेंगे? चलो भाई लिख। ठीक है, चलो देखो। अब पहली लिखेंगे मेरे भाई, पहली लिखेंगे इस तरीके से। पहली लिखेंगे मेरे भाई। पहली कौन सी लिखेंगे? लिखेंगे गुरुजी एस्ट्रोज। क्या लिखेंगे? एस्ट्रोज। ये एस्ट्रोज
एस्ट्रोजन में, ये एस्ट्रोजन क्या काम आती है गुरुजी? ये एस्ट्रोजन क्या काम आती है, बताएंगे क्या? कोई कोई बताएगा क्या कि ये एस्ट्रोजन क्या काम आती है? मेरे भाई बताओ, एस्ट्रोजन क्या काम आती है? ये तुम्हारे क्या होता है मेरे भाई, लड़कियों में क्या होता है, मासिक चक्र चलता है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, एमसी बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम है। देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। बेसिकली जो बोलते हैं वो पीरियड्स बोलते हैं, लेकिन अगर किसी को आ रहा तो मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से हम इनको नाम लेते हैं। कहते हैं ना कि रजोधर्म, इसको एक बोलते हैं रजोधर्म भी बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं, मासिक रजोधर्म भी बोलते हैं, पीरियड्स भी बोलते हैं, और एमसी भी बोलते हैं, मतलब जो भी बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो देखो एस्ट्रोजन ये क्या काम करती है, यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। इसमें लिखेंगे यह हार्मोन, यह हार्मोन क्या करता है मेरे भाई, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। जो लड़कियां होती हैं मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। जो लड़कियां होती हैं उनके अंडाशय में क्या होता है मेरे भाई, उनके जो गर्भ होता है उनमें क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। उस लेयर में क्या होता है, जैसे ही मतलब मैं अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वो, ठीक है, डीपली वहां पढ़ेंगे, अभी यहां कुछ नहीं, अभी इतना ही पढ़ेंगे कि यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलो, यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है मेरे भाई, नियंत्रित करता है, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। अब लिखेंगे प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन क्या करता है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। ये जो लड़कियां होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, स्तन का विकास, स्तनों का क्या करता है, विकास करता है। दूसरा ये गर्भ धारण में भी सहायक होता है, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, लिखेंगे अगला, अगला लिखेंगे मेरे भाई, एस्ट्रोजन के बाद में लिखेंगे प्रोजेस्ट्रोन। क्या लिखेंगे, प्रोजेस्ट्रोन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रोजेस्ट्रोन लिखेंगे, प्रोजेस्ट्रोन, 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 हेडिंग डालेंगे प्रोजेस्ट्रोन, डालेंगे मेरी, ठीक है। इसमें लिखेंगे प्रोजेस्ट्रोन, ठीक है। लिखेंगे यह हार्मोन स्तन विकास तथा गर्भ धारण में सहायक होता है, लिखेंगे यह हार्मोन, यह हार्मोन स्तन विकास, विकास एवं गर्भ धारण में सहायक होता है, गर्भ धारण में क्या होता है मेरे भाई, सहायक होता है, ठीक है, गर्भ धारण में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। देखो प्रोजेस्टेरोन यह हार्मोन स्तन विकास एवं गर्भधारण में सहायक होता है, मतलब यही हार्मोन है जो स्तनों का विकास करता है। जब किसी बालिका में, किसी लड़की में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसके स्तनों का विकास पूर्णतया नहीं हो पाता, गर्भधारण में भी दिक्कत जाती है। कई बार तुम देखते होंगे कई महिलाएं होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पुरुष में कमी हो, ऐसा नहीं है कि महिला में कमी हो, कमी किसी में भी हो सकती है, क्या पता शुक्राणु, मतलब जो भी पुरुष है उसके जो उसके जो शुक्राणु बन रहे हैं वो उस तरीके से गतिशील ना हो, वो उतने ऊर्जावान ना हो कि वो बच्चा पैदा कर सके। ऐसा नहीं है कि शुक्राणु ऊर्जावान है और फिर दिक्कत आ रही है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है लड़की के, या मतलब जो भी महिला है, उसके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या बन रहा हो, कम बन रहा हो। अगर कम बन रहा है तो उसके स्तनों का विकास नहीं होगा, दूसरा उसके गर्भधारण में भी दिक्कत आने लग जाएगी मेरे, क्या आने लग जाएगी, दिक्कत आने लग जाएगी। आगे आ जाओ, तीसरा लिखेंगे रिलैक्सिन, तीसरा लिखेंगे मेरे भाई रिलैक्सिन, तीसरा लिखेंगे रिलैक्सिन, तीसरा लिखेंगे मेरे भाई रिलैक्सिन, तीसरा डालेंगे मेरे भाई रिलैक्सिन, ठीक है। आगे डालेंगे रिलैक्सी, ठीक है मेरे भाई, रिलैक्सी, ठीक है। अब रिलैक्सिन में लिखेंगे यह हार्मोन क्या होता है मेरे भाई,
जब प्रसव पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा का मतलब है जब डिलीवरी होती है, जब किसी महिला की डिलीवरी होती है, मतलब कि प्रसव होता है, मतलब कि बच्चा पैदा होता है, तो उस समय ये हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। ये रिलीज होते ही क्या करता है मेरे भाई, ये यूटेरस को चौड़ा कर देता है। यूटेरस को क्या कर देता है मेरे भाई, चौड़ा कर देता है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर ये हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा, ये हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा, तो बच्चे को मतलब बच्चे को बाहर निकालने के लिए यूटेरस चौड़ा नहीं होता, और चौड़ा नहीं होता तो उसी हमें पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे हेडिंग में इसमें लिखेंगे, आगे लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, यह हार्मोन प्रसव के लिए सहायक है, लिखेंगे यह हार्मोन प्रसव, प्रसव का मतलब है डिलीवरी, डिलीवरी, प्रसव का मतलब क्या है मेरे भाई, डिलीवरी है। ठीक है, क्या होता है डिलीवरी की, देखो याद नहीं है मुझे, लिख लेता हूं पर, ये होती है कि डिलीवरी, चलो डिलीवरी लिख लो तुम, ठीक है ना, प्रसव, कहते हैं ना बच्चा डिलीवरी हो रही है, यह हार्मोन प्रसव डिलीवरी में सहायक होता है, लिखेंगे यह हार्मोन प्रसव मतलब डिलीवरी के लिए सहायक होता है मेरे भाई, लिखेंगे यह हार्मोन प्रसव मतलब डिलीवरी के लिए सहायक होता है, ये सहायक होता है मेरे भाई, डिलीवरी के लिए सहायक होता है। लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे गुरुजी, इसी में लिखेंगे आगे मेरे भाई, यह लिखेंगे मेरे भाई, यह यूटेरस को चौड़ा कर देता है, लिखेंगे यह हार्मोन, यह हार्मोन यूटेरस को चौड़ा कर देता है, यूटेरस को क्या कर देता है मेरे भाई, चौड़ा कर देता है, लिखेंगे इसमें चौड़ा कर देता है। यह हार्मोन यूटेरस को चौड़ा कर देता है, चौड़ा कर देता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके, ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। ठीक है, तीनों चीजें समझ में आ गई मेरे भाई। अंडाशय ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन, तो गुरुजी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्टोन और रिलैक्सिन। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन क्या करता है, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। देखो ये क्या होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है मेरे भाई जो मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, जो तुम्हारे पीरियड्स को, जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके पीरियड्स को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो देखो मेरे भाई ये कंट्रोल का मतलब, जैसे कई कई मतलब लड़कियां होती है, कई बालिकाएं होती हैं जिनको मतलब मंथली, देखो में कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये मतलब एक तरीके से एजुकेशन है और इसको हमें को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई गलत चीज नहीं, ये अपनी बॉडी का फंक्शन है मेरे भाई, बॉडी का फंक्शन है। तो ये क्या करता है, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। कई लड़कियों में जब एस्ट्रोजन पूरी तरीके से स्रावित नहीं होता, या पूर्णतया स्रावित नहीं होता, उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता, उचित मात्रा में रिलीज नहीं होता, तो मेरे भाई उनके मासिक चक्र में क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। किसी के 2 महीने लग जाते हैं, किसी के 3 महीने लग जाते हैं, किसी को 1.5 महीने, किसी को 5 दिन ऊपर, किसी के 5 दिन नीचे, मतलब उनका मासिक चक्र जो होता है वो गड़बड़ा जाता है। क्यों गड़बड़ा जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ठीक है मेरे भाई, दूसरी बात प्रोजेस्टेरोन, तो मेरे भाई ये हार्मोन स्तन विकास एवं गर्भधारण में सहायक है, मैंने बताया था। अगर किसी बालिका में, किसी लड़की में अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, अगर वो पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पा रहा,
मतलब प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो पूरी तरीके से स्रावित नहीं हो पा रहा, पूरी तरीके से मतलब उचित मात्रा में रिलीज नहीं हो पा रहा, तो उसके स्तनों का विकास जो होगा मेरे भाई, का जो विकास होगा वो पूर्णतया नहीं हो पाएगा। ठीक है, पूर्णतया नहीं हो पाएगा और गर्भधारण में भी दिक्कत आ जाएगी। तीसरी बात करते हैं रिलैक्सिन की। यह हार्मोन प्रसव मतलब डिलीवरी के लिए सहायक होता है मेरे भाई। ठीक है, किसके लिए सहायक होता है? डिलीवरी के। जब पेट में भ्रूण होता है, बच्चा होता है, तो उस समय ये हार्मोन क्या होता है? रिलीज होता है। क्या होता है? हार्मोन रिलीज होता है। और जैसे ही रिलीज होता है ये यूटेरस को क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, वो आसानी से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यह हार्मोन यूटेरस को चौड़ा कर देता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। अब लिखेंगे मेरे भाई वृषण ग्रंथि। ये ए हो गया। अब हम लिखेंगे बी। बी में लिखेंगे वृषण ग्रंथि। लिखेंगे मेरे भाई बी में वृषण ग्रंथि। ठीक है, चलो बी लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे, लिखेंगे। चलो बी लिखेंगे मेरे भाई, इसमें बी लिखेंगे, बी में लिखेंगे मेरे। क्या दिख रहा है सभी को? हाँ, तो बी लिखेंगे मेरे भाई, बी लिखेंगे बी। बी में लिखेंगे वृषण ग्रंथि है ये। अब लिखेंगे वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि। अब इसमें लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे ये वृषण जो ग्रंथि होती है ना मेरे भाई, इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन निकलता है। क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। देखो ध्यान से लिखेंगे, आगे लिखेंगे वृषण से निकलने वाले हार्मोन को लिखेंगे। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को निकलने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, जाता है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। देखो मेरे भाई वृषण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। देखेंगे यह पुरुषों में वृषण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। यह पुरुषों में यह पुरुषों में क्या करता है मेरे भाई? परिवर्धन करता है। परिवर्धन, परिवर्धन का मतलब है बढ़ाता है। ठीक है, परिवर्धन का मतलब है शरीर का विकास। ठीक है ना, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना। ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आना। ठीक है, उसके अलावा क्या हो जाता है बताओ? उसके अलावा और क्या क्या चीज है? गुप्तांगों में बाल आ जाना। ठीक है, और उसके अलावा क्या है? उसके अलावा आवाज का भारी हो जाना। ये सब किसके कारण हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है, चलो वृषण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। यह पुरुषों में, देखेंगे पुरुषों में परिवर्धन को, है पुरुषों में परिवर्धन को, है पुरुष, परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्धन है मेरे भाई। ठीक है ना, ये परिवर्धन है। वर्धन को, है पुरुषों परिवर्धन को, है पुरुषों परिवर्धन को। कोमा लिखेंगे, कोमा, कौन आचरण को, आचरण प्रेरित करता है मेरे भाई, है यौन।
है, जब रिलीज होता है तो क्या करता है मेरे भाई, परिवर्धन करता है और यौन आचरण को प्रेरित करता है। यौन आचरण का मतलब क्या है मेरे भाई, एक तरीके से अट्रैक्शन, एक तरीके से क्या है, अट्रैक्शन, ठीक है। जैसे अब देखो मेरे भाई, समझो हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, वैसे ही लड़कियों में मैंने बताया तुम्हें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन होता है, ठीक है। ऐसा कुछ लिखा का, अरे नालायक को समझो, जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो एक मतलब तुम्हारे आती है एक, क्या बोलते हैं, युवावस्था, क्या आती है, युवावस्था आती है। उस युवावस्था में जब ये हार्मोन निकलता है तो देखो मेरे भाई ये यौन आचरण को प्रेरित कर रहा है। यौन आचरण का मतलब है कि, मतलब यौन आचरण को प्रेरित कर रहा है मतलब कि लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़के की तरफ। सर क्या लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है क्या? अरे नालायक, तुम्हारे पड़ेंगे थप्पड़, नालायक को, लड़कियों में नहीं लड़कों में ही होता है। ये किसमें रिलीज होता है? लड़कों में है गुरुजी, है मेरे भाई, लड़कों में होता है टेस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं गुरुजी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। अब पादपों की भी बात कर लेते हैं हम, ठीक है, पादपों की भी बात कर लेते हैं। लिखेंगे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन, लिखेंगे मेरे भाई। अगले उसमें लिख ले, पादप हार्मोन अगले में लिख लें, चलो अगले में लिख लेते। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना भाई, बताओ किसी को अगर है तो। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आया है ये तो, सारी चीजें तो हमें अच्छे से, हाँ नालायक को तुम्हें तो आने वाली है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। अब हम पादप हार्मोनों की बात करते हैं कि मेरे भाई पादपों में भी हार्मोन होते हैं, वो क्या क्या काम आते हैं। वैसे तो मैंने करा दिए हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलो लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे मेरे भाई, हाँ गुरुजी लिखाओ, लिखेंगे तो लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे देखो, यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। दिख रहा है यहाँ पे सभी को? हाँ गुरुजी दिख रहा है। लिखेंगे पादप हार्मोन, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन, ठीक है, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। लिखेंगे वे रासायनिक पदार्थ या वे रासायनिक यौगिक, लिखेंगे वे रासायनिक यौगिक, लिखेंगे मेरे भाई इसी में, वे रासायनिक यौगिक, वे रासायनिक यौगिक जो पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, नियंत्रण एवं नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। वे रासायनिक यौगिक जो पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं।
का कार्य करते हैं। फाइटो हार्मोन या पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन कहलाते हैं मेरे भाई। देखो, जब जीवों में नियंत्रण हो रहा था तो उनको हम क्या बोल रहे थे? हार्मोन्स बोल रहे थे। लेकिन यही हार्मोन्स अगर पादप में होते हैं, भाई पादपों में भी नियंत्रण और समन्वय होगा। हाँ गुरुजी, पादपों में भी नियंत्रण और समन्वय होगा। तो मेरे भाई, जब पादपों में नियंत्रण और समन्वय होगा तो वो जिन रासायनिक यौगिकों की, मतलब जो रासायनिक यौगिक है, जो रासायनिक पदार्थ हैं जिनकी वजह से हो रहा है, वे रासायनिक पदार्थ या वे रासायनिक यौगिक की वजह से पौधों में, पादपों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। ठीक है मेरे भाई? हाँ ठीक है गुरुजी, आगे लिखेंगे। लिखेंगे ये 5 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो लिखेंगे, हाय, लिखेंगे क्या? लिखेंगे ये 5 प्रकार के हो, ये 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के हो, लिखेंगे पहला। पहले तो ये लिखेंगे ये 5 प्रकार के होते, ये 5 प्रकार के हो। पौधों में कितने प्रकार के गुरु? 5 प्रकार के होते। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, एक चीज और ऐड करनी थी क्या? इसके बाद में ऐड कर रहा हूँ, फोटो। अभी समझाऊंगा मेरे भाई, इसे मैं ना, इसे मैं समझाऊंगा अभी। पहले एक बार अपन क्या करते हैं, एक बार है ना सभी को? हाँ गुरुजी, चलो यहाँ देखेंगे। ये 5 प्रकार के होते हैं, तो पहला लिखेंगे ऑक्सीन। क्या लिखेंगे? ऑक्सीन लिखेंगे, पहला लिखेंगे मेरे। क्या पहला लिखेंगे? पहला लिखेंगे मेरे भाई, सभी सभी पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे मेरे, पहला लिखेंगे, पहला लिखेंगे मेरे भाई ऑक्सीन। लिखेंगे ऑक्सीन, लिखेंगे ऑक्सीन के बारे में लिख, ऑक्सीन के बारे में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे मेरे भाई ऑक्सीन के बारे में? कि ये जो हार्मोन होता है ना, वो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? पौधों की वृद्धि में, फलों की वृद्धि में। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखेंगे क्या? या लिखेंगे इसमें, यह हार्मोन पौधों के तनों की वृद्धि में सहायक होता है। लिखेंगे यह हार्मोन। सर ठीक है ना? है हार्मोन, यह हार्मोन लिखेंगे पादपों के तनों की वृद्धि में सहायक होता है। यह हार्मोन पादपों के, जल्दी जल्दी लिखेंगे मेरे भाई, पादपों के तनों की वृद्धि में
सहायक होता है। पादपों की में सहायक होता है। ठीक है मेरे भाई, यह हार्मोन पादपों के तनों की वृद्धि में सहायक होता है। लिखेंगे ऑक्सीन फलों की वृद्धि को बढ़ावा देता है मेरे भाई। किसको बढ़ावा देता है? फलों की वृद्धि को। लिखेंगे ऑक्सीन हार्मोन, हार्मोन हार्मोन फलों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। हार्मोन फलों की वृद्धि को बढ़ावा देता है मेरे भाई। किसको बढ़ावा देता है? फलों की वृद्धि को। किसको मेरे भाई? फलों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। लिखेंगे यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। लिखेंगे यह हार्मोन पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं की लिखेंगे इसी में मेरे भाई। लिखेंगे यह हार्मोन पादप कोशिकाओं की, लिखेंगे कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। यह पादप हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है मेरे भाई। ठीक है। हाँ गुरुजी ठीक है। चलो आगे, पहले दूसरा लिखेंगे फिर मैं समझाऊंगा। आगे लिखेंगे जिब्रेलिन। क्या लिखेंगे? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का मतलब जबरा, जबरा का मतलब बड़ा मोटा। आ जाओ। ठीक है गुरुजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लिखेंगे दूसरा जिब्रेलिन। क्या लिखेंगे? जिब्रेलिन। दूसरा लिखेंगे जिब्रेलिन। क्या लिखेंगे? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन लिखेंगे। इसका मुख्य कार्य है पौधों के जो स्तंभ होता है उसकी लंबाई में वृद्धि करना है। लिखेंगे इसका मुख्य कार्य है पौधों के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करना है। लिखेंगे एक बार, एक मिनट को। लिखेंगे मेरे भाई जिब्रेलिन में। आवाज आ रही है सभी को? हाँ ठीक है। जिब्रेलिन में लिखेंगे इसका मुख्य कार्य है पौधों के स्तंभ में, का मुख्य कार्य है पौधों के स्तंभ की, पौधों के लंबाई में
वृद्धि करना है। ठीक है मेरे भाई, क्या करना है? पौधों का जो स्तंभ होगा, मतलब जो तना होगा, उसकी लंबाई में वृद्धि करना है। ठीक है, लिखेंगे यह फलों तथा तनों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। लिखेंगे यह फलों तथा तनों यह फलों तथा तनों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। लिखेंगे यह फलों तथा तनों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। आ जाते हैं मुझे, ये क्या हो गया जाने पता नहीं। हाँ, वृद्धि को बढ़ावा, यह फलों तथा तनों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। अब इसी में क्या थोड़ा तीसरा लिखेंगे। तीसरा लिखेंगे मेरे भाई, तीसरा लिखेंगे साइटोकाइनिन। लिखेंगे साइटोकाइनिन, तीसरा लिखेंगे साइटोकाइनिन। एक बार लिखेंगे सभी, जब बात करेंगे फालतू बातें जो भी हैं। ठीक है, हाँ जल्दी लिखेंगे, एक बार टाइम भी हो जाएगा नहीं तो। फिर लिखेंगे साइटोकाइनिन। आज चैप्टर को कंप्लीट कराना है मेरे भाई आज। क्या लिखेंगे? तीसरा लिखेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है मेरे भाई? लिखेंगे यह पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। और जो क्लोरोफिल होता है मेरे भाई, जो क्लोरोफिल होता है उसको नष्ट होने से बचाता है। उसको नष्ट होने से क्या करता है? ये बचाता है। तो लिखेंगे साइटोकाइनिन में यह पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। लिखेंगे यह का विभाजन को है पौधों का विभाजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि यह पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। और लिखेंगे तथा क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। हाँ, हाँ क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। होने से बचाता है मेरे भाई। क्या करता है ये? क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। तो होने से बचाता है। लिखेंगे क्या? लिखेंगे यह क्लोरोफिल को आता है। और लिखेंगे इसी में क्या? यह फूलों को खिलाने में सहायक है। फूलों को खिलाने का मतलब ऐसा नहीं है कि गोद में लेके खिला रहा है, मतलब उनका खिलना। ठीक है, उनका खिलना। तो लिखेंगे यह फूलों को खिलाने में सहायता करता है। लिखेंगे यह फूल को खिलाने में सहायता करता है।
है फूलों को खिलाने में सहायता करता है। ठीक है मेरे भाई। अब लिखेंगे एब्सिसिक अम्ल, लिखेंगे एब्सिसिक अम्ल, और एक लिखेंगे एथिलीन। तो एब्सिसिक अम्ल लिखेंगे पहला, चौथा लिखेंगे पहला से लिखेंगे पहले भाई, चौथा लिखेंगे ये भाई, लिखेंगे एब्सिसिक अम्ल, लिखेंगे एब्सिसिक अम्ल। लिखेंगे एफसीसी का अम्ल में मेरे भाई, ये पौधों में वृद्धि को रोकता है। गुरुजी वृद्धि को रोक लेगा? हाँ, अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें बताने लिखेंगे पहले। यह पौधों में वृद्धि को रोकना या नियंत्रित करता है, लिखेंगे यह पौधों में, यह पौधों की वृद्धि को रोकता या नियंत्रित करता है। क्या करता है मेरे भाई? पौधों की वृद्धि को रोकता है या नियंत्रित करता है। पौधों में जल की हानि को भी यह नियंत्रित करता है मेरे भाई। क्या करता है? पौधों में जो जल की हानि होती है उसको भी नियंत्रित करता है, लिखेंगे यह पौधों में जल की हानि को नियंत्रित करता है, जल के हानि को नियंत्रित करता है, जल नियंत्रित करता है। यह जल की हानि को क्या करता है? हानि को नियंत्रित करता है। है। और इसी में लिखेंगे, लिखेंगे तथा यह पौधों में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य, प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी क्या करता है? ये प्रोत्साहित करता है, लिखेंगे तथा यह पौधों को, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है, तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है उसको प्रोत्साहित करता है। अब लास्ट लिखेंगे मेरे भाई एथिलीन। क्या लिखेंगे? एथिलीन लिखेंगे। क्या मैं अभी एक एक चीज को समझा रहा हूँ? क्या है, चलो पांचवा लिख लेंगे एथिलीन, पांचवा लिखेंगे एथिलीन। एथिलीन, एथिलीन में लिखेंगे एथिलीन का मुख्य कार्य फलों को पकाना है मेरे भाई, लिखेंगे एथिलीन का मुख्य कार्य फलों को पकाना है।
एथिलीन का मुख्य कार्य फलों को पकाना है मेरे भाई। जो फल पकते हैं वो किससे पकते हैं? किससे पकते हैं मेरे भाई? एथिलीन से। लिखेंगे यह मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है मेरे भाई। यह एथिलीन क्या करता है? मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। तो लिखेंगे यह मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। यह हार्मोन मादा पुष्प संख्या को बढ़ाता है। क्या करता है मेरे भाई? बढ़ाता है। बढ़ाता है। बढ़ाता है। को बढ़ाता है तथा यह तने को फूलने में सहायता करता है। हाँ, तने सहायता करता है। ये हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म। ये हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म। चलो अब समझ लेते हैं अपन, ठीक है? अब समझ लेते हैं मेरे भाई, टाइम को बर्बाद ना करते हुए अब अपन समझ प्रयास कर ले। दिख रहा है सभी को? रहा है ये? दिख रहा है? दिक्कत यहां तक? दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ। चलो देखते हैं मेरे भाई। देखो यहां तक मैंने बता दिया। एस्ट्रोजन क्या करता है? मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये हार्मोन को, ये हार्मोन जो होता है वो स्तन विकास में और गर्भधारण में सहायक होता है। रिलैक्सिन क्या करता है? प्रसव के टाइम पे जो डिलीवरी होती है उसमें सहायक होता है। यूटेरस को चौड़ा कर देता है जिससे बच्चा पैदा होने में आसानी हो जाती है, ठीक है। वृषण ग्रंथि, वृषण से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है। और यह पुरुषों में परिवर्धन को और यौन आचरण को क्या करता है मेरे भाई? प्रेरित करता है। क्या करता है? यौन आचरण को प्रेरित करता है। अब देखो मेरे भाई, ये है हमारे पास, एक तो है नर और एक है मादा। एक तो है नर और एक है मादा। यहाँ पे एक ही चीज का अंतर होता है, किसका गुरुजी? यहाँ पे होते हैं मेरे भाई वृषण और यहाँ पे होता है अंडाशय। क्या होता है? यहाँ पे अंडाशय और यहाँ पे होता है वृषण। बाकी की ग्रंथियां सेम होती है। बाकी की ग्रंथियां क्या होती है? सेम। जैसे देखो ये अग्नाशय, मतलब यहाँ पे अग्नाशय थी, यहाँ पे अग्नाशय है तो उधर भी क्या है? अग्नाशय। यहाँ पे अधिवृक्क मतलब अधिवृक्क। अधिवृक्क कहाँ होती है? देखो ये हमारी किडनी है। किडनी अपन ने पढ़ा है, हाँ गुरुजी आपने किडनी पढ़ाया था उत्सर्जन तंत्र में, और मैंने बताया था सेम के बीज के आकार के समान होती है। सेम के बीज के समान होती है, तो तुमने बोला हाँ गुरुजी सेम के बीज के समान होती है, इस तरीके से होती है। होती है इस तरीके से। नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, ये लो कलर से कर लेते हैं। ये लो देखो मेरे भाई, मैंने कहा ये इस तरीके से सेम के बीज के समान होती है। होती है, हाँ गुरुजी दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रही है गुरुजी। एक दो, दो किडनी होती है हमारे पास, दो किडनी होती है, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? अधिवृक्क। यहाँ पे देखो इनके ऊपर, इन किडनियों के ऊपर मेरे भाई कैसे होते हैं? सेम के बीज के समान। इनके ऊपर होती है इस तरीके से ये ग्रंथि, देखो यहाँ पे दिख रही है। हाँ गुरुजी दिख तो रही है, थोड़ी थोड़ी सी इस तरीके से दिख रही है। हाँ गुरुजी देखो यहाँ पे इस तरीके से दिख रही है, यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई है। लगी हुई है, हाँ गुरुजी लगी हुई है। इनको ही बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। देखो यहाँ पे एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, दोनों में जो ग्रंथियां हैं वो समान है। पीनियल ग्रंथि, ग्रंथि देखो समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखो देखो पीनियल ग्रंथि, ग्रंथि अवटू को क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि। और ये थायराइड ग्रंथि देखो यहाँ पे इस तरीके से है। देखो समझने का प्रयास करेंगे इस तरीके से। ये क्या तुम्हें एच जैसी आकृति नहीं दिख रही? हाँ गुरुजी एच जैसी आकृति दिख रही है, इस तरीके से है ये मेरे भाई। अब ये एच जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ गुरुजी एच जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? एच जैसा, ठीक है मेरे भाई। तो
तो बोलते हैं थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है गुरु? गले में होती है। कहाँ होती है? गले में होती है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं निकलेगा तो ये ग्रंथि क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। अगर ये ग्रंथि फूल जाएगी मेरे भाई तो हमारे हो जाता है घेंगा रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्वाइटर बोलते हैं। ये होती है पैराउटू। पैराउटू का मतलब आउटू और पैराउटू मतलब पैराथायराइड। ये पैराथायराइड क्या होती है मेरे भाई? इस ग्रंथि के नीचे स्थित होती है, यहां, ठीक है, मतलब पीछे स्थित होती है। तो थायराइड का पता चल गया हमको और पैराथायराइड का पता चल गया। तो पैराथायराइड कहाँ होती है? थायराइड के पीछे। हाइपोथैलेमस कहाँ होती है? तो गुरुजी हाइपोथैलेमस तो हमने ब्रेन में पढ़ी थी हाइपोथैलेमस। हाँ गुरुजी हाइपोथैलेमस पढ़ी थी, कीनियल भी पढ़ी थी और पीयूष भी पढ़ी थी। हाँ गुरुजी तीनों पढ़ी थी। ठीक है, तीनों ग्रंथियों में कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। अग्नाशय मैंने बताया था, अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय को बोलते हैं पैनक्रियाज और इससे इंसुलिन स्रावित होता है। क्या होता है? इंसुलिन स्रावित होता है, ग्लूकोज को नियंत्रित करती है। यहाँ पे होती है थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि कहाँ पे? देखो ये तुम्हारे छाती में होती है मेरे भाई। कहाँ होती है? छाती में। छाती में कब तक रहती है गुरुजी? 15 साल तक तो ये कार्य करती है, 15 साल बाद में ये खत्म हो जाती है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि की अपन ने बात कर ली। यहाँ पे मेन अंतर जो है, देखो ये वाले जो काम है वो सारे ही लेडीज में भी यही वाले काम होते हैं, महिला में भी जो मादा होती है उसमें भी यही वाले काम होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का अंतर है गुरुजी, यहाँ पे वृषण का अंतर है और यहाँ पे किसका अंतर है? अंडाशय का। तो मानव जो होता है मतलब नर जो होता है उसमें वृषण पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। आवाज का भारी होना, दाढ़ी आना, गुप्तांगों में मतलब गुप्तांगों में बालों का आना, ये सारे किसके उदाहरण है मेरे भाई? किसके मतलब किसके कौन से हार्मोन के कारण होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कहां से रिलीज होता है गुरुजी? वृषण से, टेस्टिस से। टेस्टिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? अंडाशय, जिसको हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। यहाँ इसको बोलते हैं अंडाशय। यहाँ से क्या होता है मेरे भाई? यहाँ से तुम्हारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन तीनों हार्मोन यहीं से स्रावित होते हैं। तीनों हार्मोन यहीं से स्रावित होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। ये दोनों चीजें समझ में आई, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, देखो आगे देखते हैं मेरे भाई। हेलो।